Hello, good evening everyone. My name is Prince, and this would be video number 3 in our basic to advanced, financial market lessons that we are going through. Alright, so let's start. प्रीवियस दो वीडियो में क्या देखा था? सबसे पहले वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक स्टॉक्स इक्विटी के डिफरेंस बताया था और एक्सप्लेन किया था कि आपको रिटर्न्स मार्केट में ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है, गिवन दैट द मार्केट कंडीशंस आर नॉर्मल और गुड, ठीक है। सेकेंडली अपन ने डिस्कस किया था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड और इक्विटी। आपको कब इक्विटी में जाना चाहिए? इफ़ यू कैन रेडिली एक्सेस द मार्केट, है ना, सी व्हाट्स गोइंग ऑन डेली, फॉलो डेली अपडेट्स ऑफ द न्यूज़, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ दैट्स गोइंग ऑन अराउंड यू। तो उस केस में आप इक्विटी पे ज़्यादा फोकस रखिए बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं म्यूचुअल फंड से। बट इफ़ यू कैन नॉट, अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड एवरी डे, तो फिर इट्स बेटर कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर को देते हैं और फिर वो अपने हिसाब से ही हैज़ टू पुट हिज ब्रेन्स एंड ही इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंपनीज एंड गेट यू द रिटर्न। ओके, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सेकेंड वीडियो में अपन ने म्यूचुअल फंड का मैकेनिज्म समझा था कि कैसे कोई म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ती है। तो अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, आप उनको देते हैं, वो अलग अलग स्टॉक्स में खरीदते हैं। इंडाइसेस स्टॉक हो सकते हैं, सेक्टर स्टॉक्स हो सकते हैं, और वो ऐसे जैसे सेक्टर का इंडाइस बढ़ेगा या इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी अंडरलाइंग एसेट जो है, आपने जितने पैसा लगाया वो बढ़ेगा उसके हिसाब से। तो वो अपन ने समझ लिया था। अगर आपको वापस देखना हो तो जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, वहाँ पर आपको मिलेगा मार्केट्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आप उसमें जाइए, वीडियो 1 और वीडियो 2 ऑलरेडी है। वीडियो 1 देखिए, वीडियो 2 देखिए, फिर आप इस वीडियो पे आइए तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हो गई दूसरी चीज़। आज विल अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग अबाउट स्टॉक, कि भाई स्टॉक की प्राइस किन किन फैक्टर्स पे डिटरमाइन कर दी है, ठीक है। आज अपन सब कुछ समझेंगे पूरा स्टॉक्स के बारे में। तो बेसिकली देखा जाए तो स्टॉक्स का जैसे अपन सबको समझ लेंगे तो अपना म्यूचुअल फंड कवर हो जाएगा, स्टॉक्स कवर हो जाएगा। उसके बाद जो मिसलेनियस चीज़ रहेंगी कि इंटरनेशनल इवेंट्स का क्या फ़र्क रहता है, कैसे क्या रहता है, मतलब वो तो आज भी अपन समझेंगे कि स्टॉक की प्राइस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। बट ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। फिर अपन अगली वीडियो में मिसलेनियस चीज़ जो बाकी होती हैं, आज अपन कोशिश कर लेंगे कि क्वार्टर रिजल्ट्स पढ़ना भी सीख लें, क्योंकि वो कंपनी का एक स्पेसिफिक उसमें है। आज अपन बात करेंगे कि स्पेसिफिकली कंपनी कब के स्टॉक जो है वो कब ऊपर या कब नीचे जाता है, ठीक है। और इंटरनेशनल इवेंट्स के कारण जब ऊपर नीचे होता है, चलिए मैं आपको सीधा वीडियो में ही समझा देता हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद इट। एग्जाम्पल दैट वी वुड बी टेकिंग वुड बी अगेन ऑफ, है ना, कोई भी कंपनी। लेट्स स्टार्ट विद इट फर्स्ट एंड देन विल सी। तो देखिए, आज अपन क्या सीखेंगे। दिस इज वीडियो नंबर 3, this is video number 3, all right, and what we'll be learning today is everything about the stock, ठीक है। इसकी प्राइस ऊपर कब जाती है, ऑब्लिक इसकी प्राइस नीचे कब आती है, ठीक है। और टाइम करेक्शन क्या होता है जिसमें प्राइस ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, उसी एक रेंज में घूमती रहती है, ठीक है। इनफैक्ट इसका सही डिपिक्शन ऐसा होगा कि कब एक ही रेंज में घूमती रहती है, ठीक है। विल अंडरस्टैंड ऑल द 3 सिनेरियोज, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए मैं अपने ही स्टॉक के नाम पे समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए, मतलब मान लीजिए एक स्टॉक है, मेरे ही नाम का स्टॉक है, ठीक है। मान लीजिए स्टॉक नेम इज ABC लिमिटेड, ठीक है। ABC लिमिटेड एक स्टॉक प्राइस है, और आप रेफरेंस के लिए मान के चलिए ये अपन 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 2025 में इसकी प्राइस चल रही है 100 रुपीज़, ठीक है। ये अपन इनिशियली अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। दिस इज़ द अवर अजम्पशन, ठीक है। अब अपन इसके बाद देखेंगे कि इस स्टॉक की प्राइस ऊपर कब जाएगी, नीचे कब। अब मान लीजिए कि मेरी जो कंपनी है, आज अपन किस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है। आज मान लेते हैं अपन कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की मेरी कंपनी है, ठीक है। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, अब आप बोलेंगे तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं सोप, शैम्पू, ठीक है। सोप हो गया, शैम्पू हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी आप कंज्यूमर प्रोडक्ट जो भी अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, उन सबको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और
FMCG बोल सकते हैं आप इसको, इस सेक्टर को, सेक्टर का फास्ट मूविंग कंज्यूमर। फास्ट मूविंग मतलब क्योंकि जो सोप होता है बहुत जल्दी खत्म होता है, ऐसा नहीं ना कि 1 साल चलेगा एक सोप। कंपेयर टू अगर आप शूज़ लेते हैं तो आपका शूज़ जो है वो साल 2 साल 3 साल चल सकता है, बट साबुन नहीं चलेगा। आप हम रखने की बात नहीं कर रहे, बट अगर आप यूज़ करेंगे उसको डेली तो वो हफ्ते 10 दिन चलेगा। शैम्पू भी ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा चलेगा। ऑयल मतलब ये भी ऐसे कि आपको महीने में फिर शैम्पू लेना ही पड़ेगा, ऑयल भी। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट इस सेक्टर का नाम है, ठीक है। मान लीजिए ये कंपनी उस चीज़ की ABC लिमिटेड है, उसकी 100 रुपये प्राइस चल रही है 2025 में। अब अपन यहाँ से देखेंगे कि किस किस चीज़ों पे इसकी प्राइस आगे मूव होगी। सबसे पहले तो दो सिनेरियो होते हैं, आपको कुछ कंडीशंस यहाँ पर पहले समझनी पड़ेंगी। वो पहले कंडीशन समझ लीजिए, फिर अपन उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये है वर्ल्ड, दुनिया, ठीक है। इसमें अलग अलग नेशंस हैं। इसमें है अपना प्यारा भारत, इंडिया, अवर लवली इंडिया, ठीक है, एक नेशन है। अब इस नेशन के अंदर, इस नेशन में अपनी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। ये सेक्टर्स है। मान लीजिए सेक्टर वन मान लीजिए ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल यानी कार वाला सेक्टर है। यहाँ पर सेक्टर है फार्मा, ठीक है। यहाँ पर एक अपना भी होगा FMCG, करेक्ट, जिसकी अपनी कंपनी है FMCG सेक्टर की। और यहाँ पे एटसेट्रा और भी चीज़ें होंगी, IT होगा, बैंकिंग होगा, सब कुछ होगा। अपना एक सेक्टर है इसके अंदर। अब इस सेक्टर के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल दूँ तो FMCG का सबसे अच्छे 2-3 एग्जांपल अगर आप लोगे तो एक इसमें आती है ITC की कंपनी, ठीक है, एक आएगी ITC लिमिटेड, एक होगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ऐसे करके कुछ नाम है, ठीक है, मेरे यहाँ पर भी है। और इसमें ही अपनी एक आती है ABC, जो अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, ABC लिमिटेड। ये अपनी एक कंपनी है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये चार्ट क्यों बनाया, तो आप इसमें आपको ना 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। इसके पहले कि अपन डिस्कस करें कि अपनी प्राइस 100 रुपये जो है ऊपर नीचे कब जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, अगर ऐसा कोई इवेंट होता है जो पूरे दुनिया को अफेक्ट करने वाला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड, ठीक है। जब कोविड आया था तो ये वर्ल्ड लेवल पैनिक था, ठीक है, पूरी दुनिया इससे डरी हुई थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया था या एक आध कंट्री थी, इससे पूरे वर्ल्ड में पैनिक था, वर्ल्ड लेवल पैनिक। तो इससे होगा क्या, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैपन्स, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी सेक्टर हो, प्राइसेस वुड कम डाउन, ठीक है, करेक्ट। हाँ, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो दवाई बनाती थी। अब ये क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी थी तो फार्मास के स्टॉक पर ऊपर थे, ठीक है। मतलब इनिशियली वो भी नीचे थे, बट जैसे जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो फार्मा के स्टॉक ऊपर जाने लगे, ठीक है। बट आपको समझना होगा कि जब वर्ल्ड लेवल पैनिक आता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी किस सेक्टर की हो, वो उसका जो प्राइस है वो नीचे ही जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए, कंट्री लेवल प्रॉब्लम, ठीक है। अपन समझते हैं कंट्री लेवल प्रॉब्लम। कंट्री लेवल पैनिक क्या हो सकता है, कंट्री लेवल पैनिक का क्या एग्जांपल दे सकते हैं। कंट्री लेवल पैनिक का अपन एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि मान के चलिए, जैसे अभी फॉर एग्जांपल जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एक्चुअली नॉट बॉर्डर इश्यूज, स्पेसिफिकली टेररिज्म को लेके एक इशू चल रहा है कि द terrorist from the state sponsored Pakistan came into our country. They killed the tourists that were there in Pahalgam. उन्होंने पहलगाम में घूमते हुए टेररिस्टों को मारा, एंड देयर आफ्टर द इंडिया रिटेलिएटेड, ठीक है। इंडिया ने एक जो टेररिज्म के अगेंस्ट स्ट्राइक किया, टेररिस्टों के जो बेसिस थे पाकिस्तान में, 9 बेसिस को उड़ाया,
उसके बाद पाकिस्तान पागल हो गया है एंड ये इट इज़ रिटेलिएटिंग, वो फालतू में इंडियन आर्मी को ही टारगेट कर रहा है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कर रहा है। तो मतलब चीज़ें जो भी है जैसा भी है, 100% पाकिस्तान इज़ भिकारिस्तान, वो गलत है, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। बट इस वापस आते हैं अपने इस लेसन मतलब इस पे वीडियो पे। तो कंट्री लेवल पैनिक का मतलब है जब आपकी कंट्री, दुनिया नहीं, मतलब देखो यूएस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया एंड पाकिस्तान, करेक्ट, बट इंडिया इज़ गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ये अपन को इन्वॉल्व करता है। तो जब कंट्री लेवल पैनिक आता है ना, तो जब पैनिक अगर है तो आपके यहाँ के स्टॉक्स की भी प्राइस नीचे जाएगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सेक्टर हो। जैसे अगर मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊं, तो चलिए चार्ट ही देख लेते हैं ना, ताकि आपको एकदम क्लियर ही रहे क्या होने वाला है। आपको दिख रहा होगा, आपको मैं निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, चलो अच्छा रहा कि वी हैव द लाइव एग्जाम्पल हियर, करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वी वर समवेयर अराउंड, आप सिर्फ इस वैल्यू को देखिए, आपको मतलब ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप चार्ट्स क्या हैं कैसे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। वी वर समवेयर अराउंड 24,600, और 24,600 के बाद वी हैव कम डाउन टिल 23,800। मतलब कहीं ना कहीं 800 से, वो तो क्या है, वी आर शोइंग स्ट्रेंथ, इसलिए अपन इतना ज़्यादा नहीं करें, बट ये सिर्फ बॉर्डर के टेंशन के चलते ना आप इतना अपने विनिंग स्ट्रीक को लूज़ करके आए हैं। आप लगभग ये देखिए 650-700 पॉइंट दिखा रहे हैं, आप इतना 2.5 से 3% के लगभग अपन गिर चुके हैं पिछले 2 दिन में। जब देखिए 1 दिन और 2 दिन, तो होता क्या है, जब कंट्री जब किसी ऐसे एस्केलेट हो तो पूरा सेक्टर गिरता है। इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका कोई स्टॉक है, आप किसी भी सेक्टर में रहिए, किसी भी उसमें रहिए, बढ़ेगा। अब इसमें भी एग्जाम्पशन होता है, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री लेवल का पैनिक है, तो इसमें जो मिलिट्री स्टॉक्स हैं वो बस ऊपर हैं, बाकी सारे जो मतलब डिफेंस के स्टॉक्स हैं, जो डिफेंस का प्रोडक्शन करते हैं, सिर्फ वो ऊपर है, बाकी सारे पूरा आपको चाहे FMCG का, ऑटोमोबाइल, कोई भी स्टॉक हो वो सब नीचे है। तो ये हुआ कंट्री लेवल पैनिक। इसको मैं नंबर 1 और नंबर 2 दे देता हूँ। ये है वर्ल्ड लेवल पैनिक, दिस इज कंट्री लेवल पैनिक, ठीक है। थर्ड वुड बी सेक्टर लेवल पैनिक, सेक्टर लेवल पैनिक। अब होता क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो मान लीजिए एक्सपोर्ट, जैसे मान लीजिए कार कंपनी है, ठीक है, कि कार की कंपनी है, कार कंपनी है, ठीक है, और वो एक्सपोर्ट भी करती है, मान लीजिए एक ही कंट्री में करती है, ठीक है, एक्सपोर्ट करती है मान लीजिए यूएसए को, ठीक है। अब यूएसए अभी तो कार ले रहा था, यूएसए बोलता है कि हम एक्सपोर्ट 50% कर देंगे, मतलब हम बहुत कम कर देंगे, कि हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं ना वो हम 50% से रिड्यूस कर देता है। अगर यूएस ऐसे बोल देता है तो होगा क्या, अपना जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही थी वो एक्सपोर्ट की वैल्यू या एक्सपोर्ट की वॉल्यूम भी 50% से कम हो जाएगी, ठीक है। अब अब ऐसा तो नहीं, मान लीजिए पूरी कार कंपनीज करती हैं, ऐसा मान के चलिए पूरी कार कंपनीज करके चलती हैं सारी, टाटा हुई, महिंद्रा हुई, जो जितनी भी कार कंपनी है ना वो सब एक्सपोर्ट करती थी। तो इंडिया की जो कार कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी है, उनका एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा पूरी सेक्टर का। तो इससे क्या होगा, ये जो सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स रहेंगे ना, जितने भी सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स रहेंगे वो सब आपके नीचे आएंगे। मगर इससे ये नहीं होगा कि बाकी सेक्टर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे FMCG है, वो तो अपना उतना ही एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको वो इम्पैक्टेड नहीं होगा। मतलब द ओनली देयर इज़ अ सेक्टर लेवल पैनिक किसी एक, या तो कार कंपनी में, या मान लीजिए जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। द सेकंड एग्जाम्पल वुड बी जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वी आर एक्सपोर्टिंग जेनरिक मेडिसिन मोस्टली, बट हाँ, जैसे फिर कंपनी को मतलब कोई कंट्री बोल दे कि नो वी वोंट बी टेकिंग इट फ्रॉम इंडिया, तो उससे जितनी भी मतलब द मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज दैट वुड बी एक्सपोर्टिंग टू दैट कंट्री, देयर एक्सपोर्ट वुड कम डाउन, तो देयर बिजनेस इज हैम्पर। सो दैट वुड टेल यू कि जो अपन इंडेक्स पर कल पढ़ा था कि एक इंडेक्स में उसकी सारी, जैसे फार्मा इंडेक्स होता है, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द फार्मा कंपनीज जो उसकी अगर टोटल वैल्यू उनकी कम होगी तो द सेक्टर वुड कम डाउन, तो सेक्टर इंडेक्स वुड कम डाउन। तो ऐसे सेक्टर वाले जो स्टॉक्स हैं दैट वुड अंडर परफॉर्म, वहाँ पर आपको एक सेलिंग देखने मिलेगी। तो दिस वॉज सेक्टर लेवल पैनिक, ठीक है। अब आते हैं चौथे चीज़ पे, एंड चौथी चीज़ वुड बी कंपनी लेवल पैनिक, ठीक है, दिस वुड बी कंपनी लेवल पैनिक, ठीक है, कंपनी लेवल पैनिक। अब कंपनी लेवल पैनिक में क्या होता है कि मान लीजिए आपने IT रिटर्न, आपकी कंपनी ने IT वो टैक्स एविजन किया है, ठीक है, IT रिटर्न में टैक्स एविजन पे आपको वो लगा है, मैं
लिख देता हूँ यहाँ पे, टैक्स एवेजन फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए टैक्स एवेजन कर रही थी, या नॉन कंप्लाइंस है किसी भी और रूल का, ठीक है, या मान लीजिए आपकी कंपनी में फ्रॉड हुआ है, ठीक है, या मान लीजिए माल प्रैक्टिस हुई, आपके जो कंपनी के मैनेजमेंट थे, सीईओ थे, एमडी थे, ठीक है, मान लीजिए उनने ब्राइबरी लेती है और ब्राइबरी लेते हुए वो पकड़े गए, या मान लीजिए सेक्सुअल असॉल्ट या हेरेसमेंट का केस, पॉस्को का केस उनके अगेंस्ट बन जाता है, तो एनीथिंग दैट इज़ अफेक्टिंग द कंपनी इटसेल्फ, द ओनली कंपनी इज़ अफेक्टेड, तो उसकी वजह से फिर द प्राइस ऑफ द कंपनी वुड बी कमिंग डाउन। अब इससे ये थोड़ी ना हुआ कि एक कंपनी में हुआ है, जैसे मान लीजिए आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में हुआ है ये चीज़, कंपनी के अंदर की चीज़, तो वो दूसरे फार्मास्यूटिकल कंपनीज वुड बी मूविंग एज पर देयर इंटरनल मैकेनिज्म, उससे आपकी तो इसमें सिर्फ आपकी कंपनी का लॉस है, ठीक है। तो ये सिनेरियो होते हैं। अब ये सिनेरियो क्यों आपको समझाना जरूरी था, वो इसलिए था कि इसमें से 2 सिनेरियो ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं कंपनी की प्राइस डिसाइड करने में कि आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं। 2 को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि वर्ल्ड लेवल पैनिक आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड में जो होगा वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो जो होगा तो होगा, और इसमें फिर सारे सेक्टर सब कुछ अफेक्ट होता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कंट्री लेवल पैनिक भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना कि पाकिस्तान जैसा भिखारिस्तान वो अचानक से टेररिस्ट, खैर ये तो आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो करेगा, बट कब करेगा ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो दैट इज़ अ थिंग, आप इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जो कंट्रोल कर सकते हो वो ये है, एक तो सेक्टर लेवल पैनिक, अगर आपको आज आप इन्वेस्टेड हो और आपको लगता है कि अब इस सेक्टर में पैनिक आने वाला है, तो आप इससे निकल जाइए, आप ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। और एक कंपनी लेवल पैनिक, अगर कंपनी लेवल पैनिक को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, यू हैव टू चूज कंपनीज विच हैव ग्रेट गुड मैनेजमेंट, एक्सेप्शनली गुड मैनेजमेंट, हुज प्रैक्टिसेस आर गुड, हु इज़ फॉलोइंग ऑल द रेगुलेशंस करेक्टली। अगर कंपनी में ये बेसिक चीज़ें सही नहीं होंगी तो उनका बिजनेस भी अच्छा नहीं होगा, बिजनेस अच्छा नहीं होगा तो प्राइस उसकी कभी नहीं बढ़ेगी। तो आपको 4 चीज़ों में से, माइंड यू, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एक बार में 4 चीज़ दिख पाए। आपको इन दोनों चीज़ के बारे में चिंता करने की, ओ आई एम सॉरी, आई थिंक ज़्यादा कर दिया, आपको इन 2 चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 चीज़ें आपके कंट्रोल में है और आप इन दोनों चीज़ पे बेस पे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, ये आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको फेसना पड़ता है, ठीक है। आइए अब अपन बढ़ते हैं किस चीज़ पे, अपन कहाँ पर थे, यहाँ पर थे कि अपना एक कंपनी है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ABC लिमिटेड, और उसकी प्राइस 100 रुपये है 2025 में। अब देखिए मान लेते हैं कि वर्ल्ड में कोई पैनिक नहीं है इस समय, कंट्री में भी कोई पैनिक नहीं है, और सेक्टर लेवल का पैनिक भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल कंडीशंस है, ठीक है। तो जब अपन अब कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो वी हैव टू अज्यूम कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि अब फिर तो नहीं तो फिर प्राइस अपन डिसाइड नहीं करेंगे ना, फिर तो जो पैनिक है उस पर, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि अपनी जो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, सामान्य रूप से, जब कोई युद्ध नहीं है, जब कोई कोविड-19 जैसी सिचुएशन नहीं है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। ये कंपनी के अपन परफॉर्मेंस इससे अपन रीड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए 2 चीज़ें हैं, जैसे मेरी जो कंपनी है ABC, ठीक है, दिस इज ABC लिमिटेड, ठीक है। और आप मान के चलिए फॉर एन एग्जाम्पल, ये स्टार्टिंग में, या स्टार्टिंग छोड़िए, मैं ना इसमें ईयर लिख देता हूँ ताकि अपन को ना वो समझने में बड़ी आसानी होगी, 2025 में। अब सिर्फ समझने के लिए भी यार सेइंग कि मान लीजिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ बनाता हूँ, ठीक है, FMCG की है, मैं मान लीजिए 100 साबुन बनाता हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी 100 साबुन बनाती है और बेचती है, ठीक है, और जिसकी वजह से मेरी शेयर का प्राइस जो है वो 100 रुपये लग रहा है, ठीक है, ये है शेयर प्राइस, ठीक है, और ये है बिजनेस। अब मैं बिजनेस को ना BIZ लिख रहा हूँ, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, इसमें ना थोड़ा सा पेन में कुछ इशू आ रहा है चलाने में, आई जस्ट लुक आफ्टर दिस, बट ठीक है, जब तक के लिए थोड़ा सा बेयर विथ मी, ओके। तो बिजनेस है और ये शेयर प्राइस है, एक तरीके से आप इसको टेबल मान लीजिए, ठीक है।
तो ये अपना पहला कॉलम है कि मैं मान लीजिए मेरी कंपनी 100 साबुन बनाती है और आज इसकी कीमत जो है शेयर प्राइस की, अब ऐसा होता नहीं है बट सिर्फ समझने के लिए अपन कह रहे हैं कि मतलब मान लीजिए कि सिर्फ 100 रुपये ही इसकी प्राइस है, ठीक है। अब एक सेकंड, ठीक है, 100 साबुन बनाते हैं और 100 रुपये इसकी प्राइस है। अब होगा क्या, थोड़ा सा नीचे आइए समझिए। अब ऐसा मान के चलिए कि जो ABC कंपनी थी ना, ABC लिमिटेड, ठीक है, ये आ, आपकी शॉप में बेचती थी, किसी शॉप को सेल करती थी, ठीक है। ये शॉप है वो एक सोसाइटी में है और इसमें मैं 100 साबुन उसको बेच रहा हूँ, 100 सोप उसको बेच रहा हूँ। तो वो 100 सोप के बदले में मुझे 100 रुपये दे रहा है, ठीक है। ऐसा मान के चलिए वो मुझे अभी 100 रुपये देता है 100 साबुन के, ठीक है। अब आपको ऐसा मान के चलना होगा कि मुझे अभी इस टाइम पे बनाने की जो कीमत है साबुनों को वो 50 रुपये पड़ती है, ठीक है, 50 रुपये, यानी जिसको हम बोलते हैं उत्पाद, उत्पाद या प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसी चीज़ को बनाने के लिए ना, प्रोड्यूस करने के लिए उसकी कॉस्ट होती है, कीमत, उत्पाद की कीमत, प्रोडक्शन कॉस्ट मान लीजिए 50 रुपये है, ठीक है। और ये मुझे सेल करने पे मुझे दुकान से मिलते हैं 100 रुपये, ठीक है। मतलब जो बिजनेस है, रेवेन्यू है मेरा, रेवेन्यू। हाँ पापा। रेवेन्यू यानी टोटल जो मुझे मिल रहा है वो हुआ 100 रुपये, और इसमें से अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट, प्रॉफिट तो प्रॉफिट की जो वैल्यू होती है वो होती है, आपको बता दूं, रेवेन्यू यानी जो आपको टोटल मिला इसमें से प्रोडक्शन की कॉस्ट। अब मैं प्रोडक्शन कॉस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैसे तो इसमें बहुत कुछ होता है कि एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है, सब कुछ, बट समझने के लिए तो बेसिक चीज़ कि मुझे बनाने की कीमत और मुझे जो मिल रहा है उसकी जो कीमत है, ठीक है, रेवेन्यू उसकी। तो इसमें क्या होगी, 100 रुपये मुझे मिले, 50 रुपये मेरी उत्पाद की कीमत है, यानी मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, हुआ 50 रुपये का प्रॉफिट। अब ये सिनेरियो है मेरा 2025 का सबसे पहला, ठीक है। तो यही चीज़ अपन ने यहाँ लिखी है कि बिजनेस है, 100 साबुन बनाते हैं, शेयर प्राइस 100 रुपये चल रही है, क्यों, क्योंकि मेरा प्रॉफिट है वो 50 रुपये। तो 50 रुपये का जब मेरा प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि जब मेरा 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे शेयर प्राइस है वो 100 रुपये चल रही है। ये आपको याद रखना है, ये क्या है, प्रॉफिट जब मुझे हो रहा है तो ये 100 रुपये के। अब ठीक है, अब नीचे आइए, यानी अपन ये टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 1 देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि ऊपर अपनी शेयर प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये टेबल नंबर 1 है और ये जो है वो अपनी रहेगी टेबल नंबर 2, ठीक है। आइए अब देखिए, अब आपको इस प्रॉफिट वाली चीज़ से, अच्छा आपको एक बात समझनी होगी कि जो शेयर प्राइस रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रॉफिट के। यानी इसका मतलब क्या होता है, इस बात को आप हमेशा याद रखना, इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रॉफिट घटेगा तो शेयर प्राइस भी घटेगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी स्ट्रगलिंग टुडे, तो ये चीज़ भी बढ़ेगी, तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ता है तभी उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। अब इतनी सी बात को अगर याद रखा जाए तो अब आप इधर आइए, ठीक है, इस वाली चीज़ को अगर याद रखा जाए तो अपन ने अभी एक फॉर्मूला देखा है, क्या, थोड़ा सा मैथ्स भी नहीं है, बस एक बेसिक सी चीज़ है कि जो प्रॉफिट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कीमत। तो
रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो अगर हमें अपने प्रॉफिट को, मैं इसको दूसरा कलर के लिए यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको रीज़न क्लियरली दिखे। एक सेकेंड, ग्रीन। अगर हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है, ठीक है, तो हम या तो रेवेन्यू को बढ़ा लें, ठीक है, और कॉस्ट को कम कर लें, ठीक है। अब देखिए कोई भी बिजनेस में होगा क्या, एक सेकेंड, होगा क्या, अब पहले आप इसको समझ लीजिए बेसिक में, फिर मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट जो है वो एक हद तक ही कम हाँ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अपन को 50 रुपये आ रहा था, 50 रुपये आ रहा था कॉस्ट, ठीक है। मैं अब इसको ना वापस ब्लैक से ले आता हूँ ताकि ये चीज़ अपन को एकदम डिस्टिंक्ट रहे, ठीक है। कॉस्ट को कम करना है तो कॉस्ट एक्चुअली किस चीज़ की होगी, रॉ मटेरियल की होगी, ठीक है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी, ठीक है। आपके लेबर की कॉस्ट होगी, ठीक है। फिर पैकेजिंग की कॉस्ट होगी, पैकेजिंग की कॉस्ट होगी, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन की होगी, लॉजिस्टिक्स, मैं इसको ना बेटर वर्ड लिखता हूँ, लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट होगी, ठीक है। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अब देखिए क्या होगा ना, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आप एक हद तक ही कम कर सकते हैं। कैसे, अगर कंपनी कोई चीज़ कल के दिन मानिए थोक में लेने लगे तो थोड़ी बहुत प्राइस कम हो जाएगी, थोड़ी बहुत। लेबर की कॉस्ट आप ज़्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है सब कुछ, तो आपको लेबर कॉस्ट बढ़ानी ही पड़ती है ना। आज सैलरी, आज अगर किसी की, आप मान लीजिए फैक्ट्री में आपके काम कर रहा है तो साबुन बना रहे हैं ना अपन इस एग्जाम्पल में, तो फैक्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है, मान लीजिए आप उसको 5,000 रुपये महीने देते हैं, तो कल के दिन आपको कुछ 6,000 देने पड़ेंगे, फिर आगे चल के 8,000, ऐसे बढ़ेगा ही। तो ये चीज़ में कोई चेंज नहीं आता, बढ़ेगी बल्कि, ठीक है। पैकेजिंग में आप हाँ कम कर सकते हैं, कल के दिन आप चल के खुद की पैकेजिंग करने लगें, ज़्यादा अच्छे सस्ता आपको मिलने लगे, थोक में जब आप खरीदोगे तो ये भी सस्ता हो जाएगा, ठीक है। एक हद तक ही होता है, मगर लॉजिस्टिक्स में आप कर सकते हैं कम, बट लॉजिस्टिक्स में भी एक लिमिट, यानी आप ध्यान रखिए ये वाली जो चीज़ है ये कम एक लिमिट तक हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिमिटेड स्कोप, ठीक है, लिमिटेड स्कोप ऑफ रिडक्शन, लिमिटेड स्कोप ऑफ रिडक्शन, ठीक है। यानी अगर अपन को प्रॉफिट कंपनी का बढ़ाना है तो दो चीज़ थी, या तो रेवेन्यू को हम बढ़ाते या कॉस्ट को कम करते। अब अपन का मानना है कि कॉस्ट जो है वो एक हम लिमिटेड स्कोप तक ही कम कर सकते हैं, यानी लिमिटेड है इसको कम करने के तरीके, ठीक है। यानी हम इस पर काम कर सकते हैं बट इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं इसको कम करने से। तो अब हम क्या देखा जाए, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं, देखो, एक तो अगर हम क्वालिटी अपने प्रोडक्ट की बढ़ा दें, ठीक है। अगर हम साबुन और अच्छा बनाएं जिसमें मान लीजिए झाग भी अच्छे से बने, आपकी स्किन पे भी सॉफ्ट हो, है ना, स्किन को भी हार्श ना करे, रूखा सूखा ना करे एकदम से, तो अच्छा साबुन, यानी अगर क्वालिटी हम किसी भी चीज़ से, क्योंकि इस कंपनी में हम साबुन बना रहे हैं इसलिए मैं एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी भी चीज़ की अगर आप कोई खाने पीने की चीज़ बनाएं तो उसकी क्वालिटी आप अच्छा तेल यूज़ करें, है ना, उसमें फ्लेवर अच्छे यूज़ करें, तो वो उसकी क्वालिटी को बढ़ाए। तो अगर क्वालिटी बढ़ेगी तो आज मान लीजिए क्वालिटी अगर होगी तो आज 50 लोग खा रहे हैं तो हो सकता है कल 60 खाने लगें कि भाई, और फिर वो 50 लोग भी अपने दोस्तों को बताएं कि नहीं नहीं वो वाला साबुन यूज़ करो, या जैसे चिप्स की बात करें तो वो वाला चिप्स खाइए वो अच्छा है ना। अगर अपन साबुन तो वो वाला साबुन यूज़ करिए वो अच्छी क्वालिटी का है ना। तो रेवेन्यू बढ़े तो क्या, क्वालिटी उसकी बढ़े। जब क्वालिटी बढ़ेगी तो क्या है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्वांटिटी बढ़ेगी तो अपन जितना उत्पादन आज, जैसे मान लो अभी अभी हम कितना बेच रहे थे, 100 साबुन ना, अपन ने एग्जाम्पल मिल गया था, हाँ 100 साबुन। तो हुआ क्या, अभी 100 साबुन की डिमांड आती है, भाई वो दुकानदार अपन से 100 लेता है कि भाई हम तो 100 ही बेच पाते हैं, तुम्हारे साबुन से 100 बिकते एक महीने में, उतना दो। मगर हो सकता है कि फिर अपन से दूसरा दुकान वाला भी बोलने लगे, रहे तुम्हारे साबुन की ना बड़ी डिमांड आ रही है तो तुम हमें भी सप्लाई करने लगे, तो 100 साबुन वो अपन से खरीदने लगे। तो पहली दुकान वाला था वो कहा यार अब तो 100 से ज़्यादा ना, तुम्हें 150 साबुन बिकने लगे, तो 150 तुम हमें देने लगो अब 100 की जगह। तो कहीं ना कहीं अपना क्वालिटी अच्छी होने से नंबर ऑफ आइटम जो अपन बना रहे हैं वो चीज़ बढ़ जाएगी। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो होगा क्या, रेवेन्यू बढ़ाने से कैसे बढ़ेगा कि अपन को अल्टीमेटली डिमांड बढ़ानी है, ठीक है। डिमांड शुड इंक्रीज। जब डिमांड अपनी बढ़ेगी, जब डिमांड अपनी बढ़ेगी तो दिस वुड लीड टू रेवेन्यू बढ़ना, ठीक है, रेवेन्यू बढ़ना।
तो अल्टीमेटली ये चीज़ करने का स्कोप अपने पास बहुत सारा है। अब इसमें क्या है, एक चीज़ आई जैसे क्वालिटी बढ़ानी, दूसरी चीज़ क्या है, आपको एरिया एक्सपैंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सप्लाई जो है, एरिया ऑफ सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, या इसी को अगर हम बोलें तो अपन को ऑडियंस, या जिसको आप कंज्यूमर बोलते हैं अपना, कि हमारा सामान कौन कौन लेता है, कंज्यूमर बेस जो है, कंज्यूमर बेस यानी कितने लोग हमें, वो अपन को बढ़ाना पड़ेगा। एक बार जब अपन ये बढ़ा लेंगे ना, अब ये किस किस चीज़ से होता है, आपको एडवर्टाइजमेंट पे थोड़े और पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना, उस चीज़ में, तो वो चीज़ खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा। बट फिर अल्टीमेटली अगर कंज्यूमर बेस अपना बढ़ जाएगा एक बार, तो फिर अपनी डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने से अपनी रेवेन्यू बढ़ जाएगी। तो इसमें आप देख रहे होंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे कॉस्ट कम करने की एक लिमिट है कि भाई रॉ मटेरियल तो आएगा ही कुछ पैसों का, लेबर का आपको पैसा बढ़ाना ही है कल के दिन चल के, है ना, इसको आप कम नहीं कर सकते हो। पैकेजिंग आपको कर सकते हो, बट एक हद तक कर सकते हो, लॉजिस्टिक में भी पैसा लगेगा। यानी ये चीज़ है, ये लिमिटेड स्कोप वाली चीज़ है, कॉस्ट कम करना। मगर जो रेवेन्यू वाली चीज़ है, रेवेन्यू वाली चीज़ है, इसकी नो लिमिट, प्रैक्टिकली इट हैज़ नो लिमिट। आप जितना चाहें, आप जितना चाहें अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, गिवन दैट कि आप मार्केट में और ज़्यादा मार्केट को आप कैप्चर कर पाएँ। मार्केट कैप्चर करने के लिए क्या है कि आपके 100 लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आपको कोशिश करनी है कि वो 100 धीरे धीरे बढ़ के 200 हो, 200 से 500, 500 से 1000 हो, तो आपका बिजनेस उस चीज़ में बढ़ेगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो इस तरीके से आप, तो इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, ये चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है लोगों की पॉपुलेशन बहुत है, और आज आप सिर्फ 100 लोगों को कर रहे हो, अपने लोकल एरिया में कर रहे थे। ठीक है, आपने बोला था ना अपन एक दुकान पे बेच रहे हैं, अब दुकान से जब डिमांड ज़्यादा आएगी तो एक की जगह 2 दुकानें हो जाएंगी जो आपसे सप्लाई लेने लगेगा, तो आपका बढ़ गया। फिर जब होगा तो शहर में मान लीजिए 100 दुकानें होंगी, 100 दुकानें आपसे लेने लगेंगी, और फिर जब शहर में हो जाएगा तो फिर आप अपने शहर और बाजू वाले शहर, वहाँ पे ये अपना शहर, ये बाजू वाला शहर, वहाँ पे भी 100 दुकानें आपसे लेने लगेंगी। तो धीरे धीरे करके जहाँ आप एक दुकान पे बेच रहे थे, अब आप 2 शहरों में, 2 से लेके 10 शहरों में, ऐसे करते करते आज से हो सकता है 100 साल बाद चल के अपना इस सोप इतना हो जाए कि जैसे आईटीसी कंपनी है सोप है, या विवेल सोप आप देखते हो कि, या डिटॉल सोप है, या लाइफ बॉय सोप है, जो पूरे इंडिया में अपने साबुन बेचता है, पूरे इंडिया में आपको लाइफ बॉय के साबुन मिलते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे ये ईयर 1, जैसे अपन ने बोला 2025 की बात थी ना जो अपन ने स्टार्ट किया था, ये कि अपन ने 2025 से इसको स्टार्ट किया है कि हमें 2025 में ये एक शॉप चल रही है। तो हो सकता है आगे चल के 2000 मतलब मान लीजिए 2150 यानी 100 साल जब यहाँ से हो जाए, तो फिर अपना प्रोडक्ट बहुत सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया आने लगे, तो आपका ओवरऑल रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन अपने बेसिक फॉर्मूले पे अगर वापस आए, तो अपन ने किया क्या है, अपन ने किया ये है कि इस फॉर्मूले में अपन ने रेवेन्यू काफ़ी बढ़ा लिया है, और कॉस्ट तो चलिए मान ली कम नहीं भी हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और जब प्रॉफिट, और जैसे अपना प्रॉफिट बढ़ता है, एक सेकंड, ब्लैक पेन लेते हैं और अपन चलते हैं, कि जैसे ही अपना प्रॉफिट बढ़ा ना, तो अपन इस टेबल पे आते हैं। अब अपन, मैंने आपको ये समझा दिया कि प्रॉफिट कंपनी का बढ़ेगा कैसे। अब वो चीज़ आप दिमाग में रखें, और बस अब अपन मानते हैं कि प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब ये अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी 2025 की, अब आ जाते हैं 2030 में, 5 साल बाद। ठीक है, अब 5 साल में हुआ क्या, हमारे साबुन की इतनी डिमांड आने लगी कि जो मैं पहले 100 साबुन बनाता था, अब मैंने 1000 साबुन बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब 1000 साबुन में बनाऊंगा तो होगा क्या, अब मान लीजिए मेरी जो शेयर प्राइस है वो चल रही है 1000 रुपये, 1000 रुपये हो गई। ठीक है, मान के चलिए, और मेरी जो प्रोड्यूस करने की अभी भी वो है, वो कितनी आएगी, 500 रुपये। ऐसे ही था ना कि मैं 100 रुपये में मुझे 50 रुपये कीमत लग रही थी बनाने की। ठीक है, और अभी कितनी लग रही है, 500 रुपये। अब मैं ये 500 रुपये तब मान रहा हूँ जब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं हुई है। मतलब मैंने ये माना है कि मेरे जो पहले 100 साबुन बिक रहे थे वो अब 1000 बिक रहे हैं। जो मेरी प्रोड्यूस करने की पर पीस वो करने की जो कीमत थी वो अभी भी आधी है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर 100 साबुन, मैं 100 साबुन 50 रुपये में बना पा रहा हूँ, मुझे 50 रुपये लगते हैं ना बनाने के लिए, जो अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, 50 रुपये मुझे लगते हैं बनाने में, और 100 रुपये में बेचता हूँ तो 50 रुपये का मेरा प्रॉफिट था, यही था ना स्टार्टिंग। तो कॉस्ट कितनी आ रही थी, 50 रुपये। ठीक है,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक साबुन को कितने पैसे में बना पा रहा हूँ, एक साबुन की कीमत मुझे कितनी पड़ रही है, आधा रुपये, आधा रुपये, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.5 रुपीज़, ये पर पीस, एक साबुन की मुझे कितनी कीमत पड़ रही है 0.5, और मैं बेचता हर साबुन 1 रुपये में हूँ, तो मुझे 0.5 का फ़ायदा होता है। ठीक है, अब हुआ क्या है, अभी इतना ही है। ठीक है, मेरा जितना पहले पैसा लग रहा था बनाने का 0.5, ये उतना ही लग रहा है। ठीक है, मैं एक्चुअली इसको ना रब करके ऐसे ही ले देता हूँ ताकि आपके लिए भी वो चीज़ ईजी रहे। क्या, मैं बताता हूँ। इसको ना लिख के बेहतर होगा मैं अगर इसको ऐसा लिख दूँ कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 0.5 है अभी भी, 0.5 यानी एक पीस की कीमत है, ये एक पीस बनाने की साबुन 0.5 या अभी भी 0.5 है। ठीक है, अब मान लीजिए अपना इसमें फ़ायदा हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं। जो पहले कंपनी का प्रॉफिट यानी 100 रुपये में 100 रुपये बना रहा था, यहाँ पे आ जाइए, ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये पहले 50 रुपये का प्रॉफिट था, अब हुआ क्या है, रेवेन्यू कितना हो गया है 1000 रुपये का, और कीमत कितनी है बनाने की, इनको बनाने की अपन को लगी 500 रुपये, यानी फ़ायदा कितने का हो गया अब अपन को, 500 रुपये का। ठीक है, 500 रुपये का फ़ायदा हुआ, यानी जो फ़ायदा पहले 50 रुपये का था, अब वो फ़ायदा कंपनी को 500 रुपये का हो गया है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है प्रोडक्ट की। ठीक है, ये केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2 है। ठीक है, 500 रुपये यानी प्रॉफिट बढ़ा, और प्रॉफिट क्योंकि कंपनी का बढ़ा है, इसलिए ये देखिए जो शेयर प्राइस थी कंपनी की, वो जो 100 रुपये थी वो 1000 रुपये हो गई है। प्रॉफिट बढ़ा, शेयर प्राइस बढ़ी। अब हुआ क्या, जो मेरे ये जो कॉस्ट साइड था, अभी तो मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा था, अब वो ऐसा होगा कल के दिन चल के क्या, कि मान लीजिए 1000 की जगह मैं अगर 10,000 बनाने लगूँ, यहाँ पे 10,000 बनाने लगूँ, 1 लाख बनाने लगूँ, मैंने बोला ना 100 साल बाद मान लीजिए मैं पूरे भारत के लिए बनाऊँगा, तो एक चीज़ होती है रेवेन्यू बढ़ाना, तो ये तो अपन बढ़ा ही रहे हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ होती है जो आपको मतलब शेयर प्राइस देखने में हेल्प करती है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊँ, ये वाली चीज़। अभी मान लीजिए मैं एक ऐसी मशीन ले आया जो, मतलब अभी तक ऐसा मान लीजिए कि सिर्फ लोग काम कर रहे थे मेरे घर में, कोई मशीन नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे इस केस में कोई मशीन नहीं थी, मैं मशीन यूज़ नहीं करता था, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही दुकान में सप्लाई करना पड़ता था। तो भाई मैंने अपने ऐसे मोहल्ले के 4 लोगों को इकट्ठा किया कि भाई साबुन 100 साबुन बनाने हैं अपन महीने के, इसलिए आप आ जाओ। तो इसलिए ये लोग ऐसा करते थे, मशीन नहीं थी। अब मान लीजिए मैं साबुन बनाने की मशीन ख़रीद लेता हूँ। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब मैं कई लोगों को निकाल दूंगा नौकरी से कि भाई अब ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अब मशीन चलाने वाला एक जन चाहिए, और आप 5 लोग, मान लीजिए पहले 100 है ना, तो मान लीजिए पहले 10 लोग काम करते थे। ठीक है, पहले 10 लोग काम कर रहे होंगे, 10 लेबर थे। पहले 10 लेबर काम करते थे, अब मैं क्या करूँगा, मशीन प्लस प्लस मान लीजिए 4 लेबर, मशीन प्लस 4 लेबर। ठीक है, अब ये वाली चीज़ आ गई है, तो होगा क्या, 4 लोगों की सैलरी तो मुझे अभी भी देनी है, पर जो 6 लोगों की सैलरी बच रही थी, 4 लेबर। ठीक है, अब जो ये 4 लोगों की सैलरी मुझे अभी देनी, पर ये जो मशीन चलाने की कीमत है, मान लीजिए ये सिर्फ 2 लेबर के पैसों के बराबर है, तो 2 4 और 2 6, यानी 4 लेबरों का पैसा मुझे बच जाएगा। यानी अब 100 रुपये जो ये जो था 100 साबुन, मान लीजिए 100 ही साबुन मान लेते हैं, अभी वो 1000 वाला केस नहीं लेते हैं, मैं स्टार्टिंग में, अगर मैं अभी भी 100 में लगाऊँ ना, तो अब हो सकता है मुझे इसकी वो जो 25 रुपये इसकी कीमत पड़े मुझे करने में, यानी एक साबुन मुझे कितने का पड़ेगा, एक साबुन को बनाने में मुझे कितनी कीमत लगेगी, तो भाई वो आएगी 25.100। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 0.25, यानी चवन्नी, इसको पहले के लोग चवन्नी बोला करते थे, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया अठन्नी। ठीक है, अब मुझे नहीं पता अठन्नी या चवन्नी क्या होता है, आई एम रियली सॉरी, मैंने शायद गलत बोल दिया, बट ठीक है, मान के चलिए अब मेरी कितनी हो जाएगी, 0.25 रुपी पर एक साबुन बनाने की, यानी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ कम डाउन,
रेवेन्यू बढ़ेगा कि भाई आज 100 की डिमांड है, कल 1000 हो जाएगी, कल 500 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, 5000 साबुन की आएगी, वो अलग है, वो रेवेन्यू है। ये मैंने कॉस्ट ऑफ की, मैं मशीन लेके आया, मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई साबुन बनाने की, कोई विधि मैंने बदली जिससे मेरा बनाने का जो खर्चा है वो पहले 0.5 था, वो 0.25 हो गया। तो अब मैं अगर 100 साबुन ही बेचूंगा ना, इसी में मान लीजिए मैं 100 साबुन ही बेच रहा हूँ, रेवेन्यू नहीं बढ़ा, मान लो मैं 100 साबुन बेच रहा हूँ, तो मुझे बनाने का कितना खर्चा आया, 25 रुपये, और मैं अभी भी बेचने वाला मैं मान लीजिए 100 रुपये में बेच रहा हूँ। तो मेरा जो पहले 50 रुपये का फ़ायदा होता था 100 साबुन बेचने में, अब वो हट के कितने का हो जाएगा, 75 रुपये का। बढ़ गया ना। तो क्या होता है, दो चीज़ होती हैं, दो चीज़ होती हैं। एक तो आपकी बिक्री बढ़ जाए, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू बढ़ना, बिक्री बढ़ जाए तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप ऐसी मशीन ले आते हो, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो जो आपकी उत्पादन की कीमत को कम कर दे, तो उससे भी आपका फ़ायदा होता है। तो अब एक कंपनी दोनों कोशिश करती है, कोई एक चीज़ एक बार में नहीं चलती है, दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। उत्पाद मतलब रेवेन्यू भी बढ़ाती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और वो चीज़ और ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें, ताकि ज़्यादा डिमांड बढ़े, उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो हम और ज़्यादा उत्पाद, वो भी। और साथ में कॉस्ट भी कम करती है, नई मशीन लाती है, नई टेक्नोलॉजी लाती है, उस चीज़ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है। तो यहाँ से कीमत मतलब यहाँ कॉस्ट कम होगी, रेवेन्यू बढ़ेगी, तो दोनों तरफ से बढ़ेगा। यानी अगर प्रॉफिट बढ़ाएं तो अकेला इसको भी बढ़ा सकते थे, अकेला इसको भी घटा सकते थे, बट अगर इसको बढ़ाओ इसको घटाओ एक साथ, तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसे ही मान लीजिए इस टेबल में, अब अल्टीमेटली मान लीजिए अपन 2100 में आ जाते हैं, या 2100 क्या 2050 मान लीजिए, 2050 में आ जाते हैं। और अब अपन मान लीजिए 1 लाख साबुन बना रहे हैं, ठीक है, 1 लाख साबुन अपन बना रहे हैं अपनी, अब 1 लाख साबुन की डिमांड आती है, ठीक है, ठीक है। और अब अपनी बनाने की कीमत मान लीजिए अपन ने इतना अच्छा धीरे धीरे मशीन लेके आए, ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए कि 0.25 हो जाती है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली अपना कितना प्रॉफिट होगा, देखिए बता के चलते हैं। अब अपन ऐसे करते हैं, अपन बीज अभी भी 1 रुपये पे रहे हैं, तो अपना 1 लाख रुपए की बिक्री होगी, ठीक है, जिसमें से अपन कितना माइनस करना पड़ेगा, इसका चौथाई हिस्सा यानी 25,000 रुपये, यानी आपको ये कितने का प्रॉफिट होगा, 75,000 रुपये का। तो अब 75,000 रुपये का अगर प्रॉफिट हुआ, तो आपका शेयर प्राइस भी मान लीजिए 7,500 हो गया, ठीक है, 7.5। वैसे तो आपका 75 रेशियो में नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि शेयर प्राइस कम बढ़ता है। अगर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है और 100 रुपये पर 100 साउंड मांग रहे थे, तो फिर ये आपका 75,000 रुपये की शेयर प्राइस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आपकी क्वालिटी किसी चीज़ की बढ़ती है तो आपकी कीमत भी बढ़ जाती है। जैसे अगर आज आपने एक दुकान पे बेचना चालू किया और लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, तो जो आप पहले साबुन 1 रुपये का एक बेच रहे थे, अब आप वो 2 रुपये का भी बेच सकते हो, तो लोग खरीदेंगे क्योंकि लोगों को पता है कि आपके इसमें क्वालिटी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस कब बढ़ता है। बहुत सिंपल सी बात है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ पे, और उसका मैथमेटिक्स में उसका फॉर्मूला जो होता है रेवेन्यू का, तो प्रॉफिट का, वो होता है रेवेन्यू में से आप माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, हर चीज़। अपना एम कंपनी का होता है रेवेन्यू को बढ़ाना, ठीक है, कॉस्ट को कम करना, ताकि जो प्रॉफिट है वो बढ़ पाए। सिंपल सी बात है ऐसा। और आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी क्या कर रही है, तो जब मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि किसी भी कंपनी को अगर आपको ये देखना है कि वो कि उसका रेवेन्यू कैसा है, उसका कॉस्ट कैसा है, उसकी प्रॉफिट कितनी बढ़ रही है, तो अब आपको जानना ज़रूरी है। ये अपन को कैसे पता चलेगा, तो होता क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंदर जो कॉमर्स मिनिस्ट्री आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो कॉमर्स मिनिस्ट्री आती है, उसका ये रूल है कॉमर्स मिनिस्ट्री का कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अगर आप 12 महीने को 4 से डिवाइड करो तो 3-3 महीने होता है, यानी हर 3 महीने में आपको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है हर कंपनी को। जो भी कंपनी बिजनेस कर रही है और जो इनके पोर्टल पे लिस्टेड है, उसको एक रिपोर्ट हर 3 महीने में देनी पड़ती है, यानी साल में 4 रिपोर्ट आती हैं, ठीक है। और इन चार रिपोर्टों में ये लिखा रहता है कि इनका बिजनेस कितना बढ़ा,
इनका प्रॉफिट कितना घटा, कितना बढ़ा, है ना। तो ये क्यों ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो लोग उसके बेसिस पे डिसाइड कर पाएंगे कि आपका शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है। ठीक है, तो ये Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है। अब मान लीजिए किसी की कीमत 100 रुपये चल रही है स्टार्टिंग में। ठीक है, कंपनी बनी है और पहली बार अपना क्वार्टर दल, अगर Q1 में, और इसका मान लीजिए प्रॉफिट 100 रुपये था पहले। ठीक है, अगर ये 100 रुपये प्रॉफिट था, अगर यहाँ पे प्रॉफिट मान लीजिए 50 रुपये हो गया। ठीक है, ये 80 रुपये हुआ, प्रॉफिट कम हो गया, 20 रुपये प्रॉफिट कम हो गया, 100 से 80 आ गया, तो इसकी शेयर प्राइस भी कम हो जाएगी। अब 80 से मान लीजिए वापस 100 हो गया। ठीक है, अगले बार तो ये चीज़ बढ़ी है, तो इसकी शेयर प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगली बार मान लीजिए इसका हो गया 130 रुपया, तो इसकी शेयर प्राइस और बढ़ जाएगी। ठीक है, और Q4 आते आते मान लीजिए इसका हो गया 150 रुपये अगर प्रॉफिट, तो फिर इसकी जो कीमत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी अब आप समझ रहे होंगे कि जो साल भर में जो प्राइस ऊपर नीचे जाती है वो कैसे जाती है, कैसे पता चलता है लोगों को कि कब क्या था। तो साल में 4 रिपोर्ट इन लोगों को देनी पड़ती है सरकार के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और ये चीज़ पब्लिक को देनी पड़ती है। तो आप Q1 जाके रिपोर्ट खोलिए, आपको दिख जाएगा कि Q1 में इनका प्रॉफिट बढ़ा है या नहीं, तो फिर आप जज कर पाओगे कि अच्छा सेलिंग करनी है, सेल करना है इसको या नहीं। तो जब भी प्रॉफिट कम होता है आपको अगले दिन, अगर मार्केट आज में आता है तो उसी टाइम, और अगर मार्केट के बाद आता है तो आपको अगले दिन प्रॉफिट, मतलब उस कंपनी का शेयर बिकता हुआ दिखता है, तो प्राइस उसकी कम होती दिखती है। तो ये तरीका होता है। अब मैं आपको जो अगली वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आप कैसे, शेयर प्राइस नहीं सॉरी, मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी उसके किसी भी Q1 या अभी क्योंकि Q4 का सीज़न चल रहा है इस टाइम, तो मैं ये आपको किसी भी कंपनी का Q4 का रिजल्ट खोल के और उस दिन क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है मैं वो आपको क्लियरली दिखा दूंगा। एक मैं ऐसी कंपनी दिखाऊंगा जिसका प्रॉफिट बढ़ा हो, और मैं एक ऐसी कंपनी का दिखाऊंगा जिसका प्रॉफिट कम हो, तो आपको पता चल जाएगा कि शेयर प्राइस बढ़ती है अगले दिन, और इस अगर कम होता है प्रॉफिट तो अगले दिन शेयर की प्राइस वो कम होती है। तो आज के लिए, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन था, तो आज के लिए वीडियो इतनी ही रखते हैं। ठीक है, अब अपन इसके बाद व्हाट्स इन द नेक्स्ट वीडियो में अपन ये देखेंगे रियल एग्जाम्पल। ठीक है, अपन देखेंगे रियल एग्जाम्पल। ठीक है, और भी उसके अलावा जो भी रहेगा तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर इसके साथ ही अपन ये वीडियो को एंड करते हैं, एंड विशिंग यू गुड हेल्थ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।